बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी उसी मोहब्बत, उसी प्यार, उसी अपनायत, उसी एहसास और एक नई कहानी के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे, उन्हें एक मरतबा फिर ये बताता चलूँ कि हमारा फ़क्र पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है उसमें हम उन शख्सियात को मदऊ करते हैं जिन्होंने इनफरादी तौर पर इज्तिमाई लोगों को फ़ायदा पहुँचाया और इनफरादी हैसियत से अपने आप का लोहा मनवाया, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपने मुल्क का नाम रोशन किया। ऐसी ही कहानी आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। ये जिस्म नहीं, सब्र और अज़म का एक पहाड़ है। ये जिस्म नहीं, सब्र और अज़म का एक पहाड़ है। हर मेडल मेहनत के हुनर का शाहकार है। जहाँ टूट गए हौसले मैदान में, वहाँ जो जुस्तहू है वही छोड़ आया है। पाकिस्तान का झंडा फ़ज़ाओं में 10 सालों से मुल्क में कोई नहीं उतार सका। वो सहरा जो मेहनत की धूल है संवारा गया। आज फ़क्र पाकिस्तान की किस्मत जगा रहे हैं वो हीरो जो हिम्मत का नया रंग दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है वो शख्सियत जिन्होंने अपने हाथों की ताकत और रूह की डिसिप्लिन से पाकिस्तान का नाम आलमी नक्शे पर रोशन किया। आज हम एक ऐसे हीरो की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं जो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक ज़िंदा दर्स है, जिन्होंने 2010 से आज तक पाकिस्तान के जो जुस्तहू के मैदान में शिकस्त का मुंह नहीं देखा। वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो वर्ल्ड्स गेम में अपने मुल्क का वाहिद नुमाइंदा बनकर खड़ा हुआ और अपने सीने पर एशिया के 3 बार गोल्ड मेडल सजाया। इनका सफ़र सिर्फ लड़ाई फाइट का नहीं बल्कि सिखाने का भी है। एक बैनुल अक़वामी रेफरी, एक ट्रेनर और एक नौजवान इंस्टीट्यूट्स के बानी हमारे साथ आज मौजूद है। वो शख्सियत जो अज़म और महारत को एक नए मायना देते हैं। इनका प्रोफाइल 4 गोल्ड मेडल्स, 6 सिल्वर्स और 3 ब्रांज मेडल्स का एक मुकम्मल रिकॉर्ड है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ रखते इंटरनेशनल रेफरी और आपकी हमारी सबकी हर दिल अजीज़ और पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का वक़ार जनाब अबू हुरैरा धानानी साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू हुरैरा साहब कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं हमेशा एक रस्मन सवाल जो हम करते हैं कि आप बचपन के हवाले से अगर हम आपकी गुफ्तगू का आगाज़ करें तो बचपन में क्या आप फाइटिंग के अंदर ही थे, बच्चों को मारते थे, क्या करते थे? तो किसको मार मार के आप जो है इस फील्ड में आए, या बिल्कुल खामोश तबीयत थे या शरारती थे, किस टाइप के थे? नहीं, शरारत अगर कोई बचपन में ना करे तो उसका बचपना ही नहीं है। हम्म। बच्चा तो शरारत करता है, हम भी शरारत करते थे। और शरारत के साथ साथ फाइटिंग का शौक़ कुछ ख़ासा नहीं था। ये एक अनफॉर्चुनेट मेरे साथ सिनेरियो था कि मैं बेसिकली बहुत वीक था बचपन से ही, अच्छा। कमज़ोर रहता था। पढ़ाई में तो या? नहीं नहीं, जिस्मानी तौर पे बहुत कमज़ोर था क्योंकि कुछ चीज़ों से गुज़रे थे फेस से। तो जब मैं 14 साल का हुआ तकरीबन, तो जून जुलाई का जो समर वेकेशंस होता है वो आया। तो मैंने सोचा कि यार कोई जिम ज्वाइन कर लेते हैं। तो जिम में गया तो मैं इतना कमज़ोर था कि जिम वाले ने बोला कि भाई तुम 2 साल बाद आना। अच्छा। तो उस वक्त ट्रेंड अलग था, जब तक 18 साल के नहीं हो तब तक जिम में। आज तो 14 साल 15 साल में भी जिम फिटनेस स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। तो जिम वालों ने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया। तो मेरे सारे दोस्त थे, उनको एडमिशन मिल गया। मैंने बोला यार, मैंने कहा यार ये समर वेकेशन ज़ाया नहीं जाने चाहिए। तो फिर मैं क्योंकि जाहिर सी बात है वो उस दौर के अंदर ब्रूस ली और जैकी चैन की फ़िल्में वगैरह तो चलती थी, थोड़ा बहुत तो माइंडसेट हुआ था। तो मुझे एक एकेडमी मिली दस्तगीर की तरफ, मैं उस तरफ चला गया, कराची मार्शल आर्ट सेंटर। और वहाँ जाके मैंने कराटे के लिए एडमिशन ले लिया। मैंने कहा यार वो नहीं तो ये सही, लेकिन कुछ करना है। और फिर वो आगाज़ हुआ एज अ फिटनेस के तौर पे स्टार्ट किया था। और चलते 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 और कब प्रोफेशनलिज्म में पहुंच गए हैं और कब अपने टारगेट्स पकड़ लिए और फिर कब जो है वो इंटरनेशनल सतह पे चले गए। फिर वो सिलसिला चलता ही रहा। आज 20 साल हो गए, पता ही नहीं लगा वो 20 साल अच्छा, कैसे गुजर मैं गए। आपसे 20 साल की तो आपने बात बता दी और कह रहे कमज़ोरी। मेमनों के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि मेमन डरपोक होते थे, कमज़ोर होते थे
और ये फाइटिंग वाइटिंग की तरफ नहीं जाते, तो आप इस फील्ड में कैसे आगे? आपने ये तो बताया, ये तो मानते हैं कि आप जेम से इस तरफ मूव हुए तो इसमें सीखा, तो वहाँ जो मारपीट वगैरह वाला चक्कर था उससे डर खौफ नहीं लग रहा था आपको? नहीं देखिए, बेसिकली मेमन फाइटिंग तो दूर की बात है, स्पोर्ट्स में भी नहीं थे उस दौर में ना, तो स्पोर्ट्स भी हम कोई कोई खास या स्पोर्ट्स में ना किसी को इंटरेस्ट था। तो जब मैं इस स्पोर्ट्स में गया तो मुझे बैक पुलिंग बहुत हुई। मुझे हमारे ही बिरादरी के लोगों ने, इवन मेरे फैमिली मेम्बर्स ने बोला कि यार ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज हमारा तो कल्चर ही नहीं है ना स्पोर्ट्स। हमारा तो कल्चर है बिजनेस, पैसे कमाओ, धंधा करो, पैसे आने चाहिए बस। टैलेंट सीखो, कोई ऐसा सीखो जो आप पैसे कमा सको। तो ऐसा कोई चीज़ थी नहीं। बट जो है वो सारी बातें एक कान से डाल के दूसरे कान से निकालने की जो आदत मैंने फिर बनाई, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें क्या स्कोप है। इवन मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि इसमें क्या है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आज सब फ़ख्र करते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो ऐसा कोई मतलब फ़ाइटिंग, जाहिर सी बात है मेमनों में ऐसा कोई होता नहीं है फ़ाइटिंग वगैरह ना। हमारे डरपोक तो मैं नहीं कहूँगा मेमनों को, जाहिर सी बात है अब तो निडर बहुत कौम है, बहादुर हो गए अब निडर तो। कौम है, बहादुर कौम है। अब तो सियासत में भी है, अब तो फोर्सेस में भी है। लोगों को कुछ अच्छा, मैंने आपने फोर्सेस की बात की, क्या आप ये कहते हैं कि हमारे मेमन बरादरी के लोग फोर्स में भी आजकल आ गए हैं, मैं बहुत सारे आपको ब्यूरोक्रेट्स हैं? आजकल क्या, मैं आपको इस फोर्स की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ कि आपकी जो फौज के आर्मी की जो सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट है एसएसजी कमांडो। एसएसजी कमांडो की बुनियाद रखने वाला मेजर अबू बकर उस्मान मिठा थे, मेजर जनरल। और ही वॉज अ मेमन। ठीक है ना, जब सेपरेशन हुई थी तो जो ब्रिटिश आर्मी के जो पाकिस्तान की तरफ के जो मुसलमान जो फौजी थे वो सारे जो है वो यहाँ पर मेरे पाकिस्तान फ़ख्र आर्मी। पाकिस्तान के एक प्रोग्राम में मजीद एक और ने भी यही बताया, बड़े फ़ख्र होता है क्या मेमन? मुझे एक आर्मी के कर्नल ने खुद बताया था, जब मैंने उनको बोला कि यार मैंने भी उनसे यही तकाजा किया कि यार फ़ौज में मेमन नहीं होते, मेमनों को जगह नहीं मिलती ये वो। तो उन्होंने बोला आप कैसे कह सकते हैं मेमन नहीं होते, मैं खुद एसएसजी कमांडो हूँ और जो हमारे जो एसएसजी कमांडो की बुनियाद रखी है आपके मेमनों ने रखी है। क्या बात है! तो ये हमें नहीं पता होता, हमारे काफ़ी मेमन हैं इस फौज में। और जो है वो मैं कुछ को जानता भी हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया एसएसजी कमांडो मेन जो हमारी यूनिट है वो जब मेमनों की बेस पे बनी हुई, तो अच्छा, वो हम क्या ट्राई नहीं करते अब आप हम। क्या कहते हो इस जो बात पे बात निकल ही गई, सवाल पे सवाल निकल रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं उनको, वो अपने आप को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं या अपने आप को क्या कहते हैं एक्सपोज नहीं कर रहे हैं? मतलब अगर इस फील्डों के अंदर भी है, ब्यूरोक्रेट्स में भी है, बहुत सारी चीज़ों में भी है, तो इनकी कोई हौसला अफजाई नहीं हो रही या बिल्कुल खामोश है? या इनके लिए भी कोई ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन होना चाहिए जो हमारी बरादरी के लेवल के ऊपर? देखिए, जो फोर्सेस का ये होता है कि काफ़ी सारे मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आज कमीशन लेवल पर है, हाई लेवल पर, कर्नल लेवल तक जा चुके हैं। बट वो अपने आप को हाईलाइट नहीं करते। इवन कभी कभी मैं भी पूछता हूँ कि कहाँ कहाँ आजकल पोस्टिंग है, तो वो बोलते हैं बस यहाँ आया हूँ बस ऐसे। तो वो बताते नहीं, तो क्योंकि उनकी कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो प्राइवेसीज होती हैं जो वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। तो वो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि उनकी यही मजबूरी हो जिसकी वजह से वो फ्रंट पे नहीं आते हो। तो वरना तो ऐसा नहीं है कि हमारे फौजी हैं, लेकिन ये है कि बहुत कम है। बहुत कम है। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारी कम्युनिटी, जाहिर सी बात है, हमारा मेन प्राइमरी फोकस होता है बिज़नेस। मेरे वालिद साहब ने जो बिज़नेस छोड़ के गए मुझे वो टेक ओवर करना है। तो जाहिर सी बात है हमारे तो कम्युनिटी के अंदर अब डॉक्टर्स भी हैं बड़े बड़े, लेकिन वो भी अपनी फील्ड छोड़ के, डॉक्टरेट छोड़ के वो बिज़नेस में बैठे होते हैं अपने वालिद के या अपने फैमिली बिज़नेस के। तो ये एक हमारा ट्रेंड है, लेकिन हमें आपको अगर फैमिली से बात करूं तो क्या बिजनेस, आपका क्या बिजनेस था? मतलब आपकी फैमिली का क्या बिजनेस था? किस? देखिए हम तो मतलब मेरे वालिद साहब तो एक जॉब पेशा इंसान थे। वी आर बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली। और मुझे काफ़ी स्ट्रगल करी मैंने और फिर अपने आप को आगे मनवाया और चीज़ें करी। तो जो भी चीज़ जो मैंने बनाई है आज, जो भी चीज़ें वो अ, अपने ओन पे ही चीज़ें मेमन करी है। बिरादरी से किस जमात से आपका ताल्लुक? पोरबंदर सूर्या अवार्ड में मिल जाए। अच्छा। अच्छा, आपकी फैमिली के अंदर कितने लोग शामिल हैं? अगर वालिद वालदा भाई वगैरह, फिर उसके बाद आपकी अपनी फैमिली, ज़रा उसके बारे में बताइएगा। अब तो जो है हम 4 भाई हैं, एक बहन है और तकरीबन सबकी शादी हो गई, सिर्फ छोटे भाई की नहीं हुई। और वालिद वालदा है। तो हम लोग जो है वो घर के अंदर 7 लोग थे और अब जो है माशाल्लाह बढ़ गए। मेरी अपनी
फैमिली है, 2 बच्चे हैं, एक वाइफ है। शादी पसंद की या माँ बाप की पसंद की? शादी ना मेरी पसंद थी ना माँ बाप की पसंद थी। बेसिकली इट वाज लाइक मोहब्बत थी? कि नहीं, मोहब्बत नहीं थी। बेसिकली एक मुझे लड़की पसंद आई, मैंने माँ बाप को बोला जाके देख ले, अगर समझ आती है तो माँ बाप को भी समझ आ गई, पेरेंट्स को भी समझ आई, तो उन्होंने फिर वो अच्छा, आगे इसको ऐसी बात एक और लड़की आपको पसंद आ जाए तो कर लोगे आप? की। दूसरी शादी हाँ। नहीं, मैं जो है वो तारिक मसूद को फॉलो नहीं कर रहा आजकल। वरना शायद सोच लेता। नहीं, अगर मौका मिले तो करोगे? नहीं, आजकल के जो हालात है जिस हिसाब से देखा जाए तो बीवी से एक डर, संभाल ले तो बड़ी बात है। बीवी से डर के ये बात कह रहे हो या क्या कहते हैं? नहीं, आजकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब जब शादी होने के बाद देखता हूँ ना, तो पहले ऐसे सोचता था मैं तो वो करेंगे 3 करेंगे, टेंशन नहीं है। लेकिन अब आजकल के जो हालात और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने के बाद समझ आता है कि जो क्या कहते हैं कुरान के अंदर भी जो लिखा हुआ है, अगर तुम उनका हक अदा कर सको तो वो जो बात जो है वो वाकई बहुत गहरी बात है। क्योंकि जिस तरह के तेज़ दुनिया चल रही है ना, तो आप एक का हक अदा कर ले तो बहुत बड़ी बात है इस वक्त। तो मतलब ये है कि अगर मौका मिले तो भी आप इस तरफ नहीं जाएंगे ना? मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम है मेरे पास। हाँ, अच्छा, चले इसके ऊपर बात कर लेते। कोई ऐसा वाकया जो बचपन का या जवानी के उस सालों के अंदर जो आपको गमगीन कर गया हो या आपको बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत सारी खुशियाँ दे गया हो, ऐसा कोई वाकया? बेसिकली ऐसा कोई करंट वाकया है नहीं मेरी लाइफ में। ये है कि सिचुएशनल एक चीज़ आती है। जैसे कि मैं एक इवेंट में जाना चाह रहा था, एशियन चैम्पियनशिप हो रही थी हमारी, और बहुत मेहनत करी थी उसके लिए, बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोगों को अप्रोच किया, इवन दो कि हमारे मेमन कम्युनिटी के बहुत बड़े बड़े लोगों को, जिनके जो हमारे टाइकून्स कहलाते हैं, उन तक को भी अप्रोच किया, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी खाली ये कह के बोल दिया फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है। मतलब वो उस वक्त मेरे ख्याल से मुझे शायद 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी, 2014 की बात है, और एशियन चैम्पियनशिप हो रही थी, गालिबन थाईलैंड के अंदर शायद हो रही थी। अच्छा, वो बातों के तसलसल बरकरार रहे उस पर गुफ्तगू करते। मुझे इशारा ब्रेक का हो रहा है, फिर ब्रेक के बाद आके फिर तफसील से बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक मरतबा फिर फ़क्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी उसी मोहब्बत, उसी प्यार, उसी अपनायत, उसी एहसास के साथ आपसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको। अच्छा अबू रज़ा साहब, आपसे मैं ये बात करने लगा हूँ, जिस तरीके से बात का तसलसल बरकरार रखने के लिए मैंने कहा कि ब्रेक पे जा रहे हैं, तो जहाँ आपने जो बात छोड़ी थी वहाँ से ही आप उसको दोबारा जोड़ें। बेसिकली जो आप बात कर रहे थे कि लाइफ के जो मोमेंट है, तो 2014 के अंदर मुझे याद है कि मैं एशियन चैम्पियनशिप में सेलेक्ट हुआ था पाकिस्तान टीम में, क्योंकि मैं 2010-12 के अंदर एशिया का गोल्ड मेडल रह चुका था। तो बट 13 के अंदर सॉरी एशियन चैम्पियनशिप थी, बट जो है वो मैंने काफ़ी दरवाजे खटखटाए, काफ़ी लोगों को कहा स्पॉन्सरशिप के लिए कि क्योंकि जाहिर सी बात है एक ट्रैवल एक्सपेंस था और ज़्यादा कुछ नहीं था, मेरे ख्याल है 1 लाख 1.25 लाख रुपए था कुछ, जिसमें से कुछ पैसे मेरे पास थे, कुछ अमाउंट मेरे पास शॉर्टेज थे। बट मैं आपको हैरत की बात बताऊं कि मैंने हमारी कम्युनिटी के, मेमन कम्युनिटी के काफ़ी लोगों को, अब तो खैर कर देते हैं काफ़ी लोग माशाल्लाह हेल्प भी करते हैं, लेकिन उस वक्त जो है मैंने काफ़ी बड़े बड़े लोगों को जो है वो दस्तक दी कि उनके कि यार मुझे स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है। तो हैरत अंगेज़ तौर पे जो है उन्होंने मुझे बोले फ़ंड्स नहीं है। फ़ंड्स मींस मतलब उनके लिए कोई 50,000 60,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं थी उस दौर में भी, तो उनका फ़ंड्स नहीं है। तो वो मेरा इवेंट जब मुझे मिस हुआ तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का बाशिंदा होते हुए भी, एक फ़र्द होते हुए भी मेरे पास जो है वो पैसों की कमी है, यानी वो कम्युनिटी जो
पूरे पाकिस्तान की बड़ी बड़ी एनजीओ चला रही है, पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े वेलफेयर इदारे चल रहे हैं, और उसके पास जो है एक 50,000 रुपये मेरे लिए फ़ंड नहीं था। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था इस चीज़ के लिए। और आज भी कुछ लोग जब बना करते हैं तो मुझे अफसोस होता है कि यार ये स्पोर्ट्स के लिए, यानी मैं एक छोटी सी आपको ऐड ऑन करूं, हम हॉस्पिटल्स के लिए काफ़ी फंड्स देते हैं। हम हमारी अभी जो प्राइम फोकस है हमारे मेमनों का, वो एजुकेशन और हेल्थ है। तो हेल्थ हम समझते हैं हॉस्पिटल, यानी कि जो बीमार होगा उस पे पैसे लगाओ। तो मैं कहता हूँ बीमार होने क्यों देना है? अगर हम बच्चों को हेल्दी इन्वायरमेंट देंगे, हेल्दी एक्टिविटीज़ देंगे, तो वो बीमार नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें क्लब्स चाहिए, उसके लिए हमें एक्टिविटीज़ देनी है उनको। उसके ऊपर फंडिंग क्यों नहीं करते? करोड़ों रुपए हम वहाँ देने के बजाय लाखों रुपए अगर हम यहाँ खर्च करें तो बीमारी से ही लोग अभी बच तो जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि मेमन बिरादरी वाले स्पोर्ट्स की तरफ काफ़ी गामजन हो रहे हैं, जैसे क्रिकेट के टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं, दूसरी चीज़ों के अंदर भी मतलब इस तरफ आ रहे हैं। क्या देखिए, कहते हैं? मेरा 20 साल का कैरियर है। आई थिंक मेमनों के अंदर शायद ही स्पोर्ट्स में कोई ऐसा बंदा हो जिसने इस लेवल पे इतना लंबा टाइम खेला हो। मतलब मैं इंटरनेशनल, वर्ल्ड और खुद जो है एशिया का क्या कहते हैं कमेटी मेंबर हूँ जिजित्सु एशियन यूनियन का। तो मैंने इंटरनेशनल एक्सपोजर ये बहुत पहला देखा है। मुकाबला आपने कब किया? पाकिस्तान में किया, पाकिस्तान से बाहर किया? तो ज़रा उसके बारे में बताएं, फिर हम मुसलसल देखिए, आपकी मैं सारी चीज़ें। 2014 के अंदर जब मैंने इसका आगाज़ किया था, 2004 के अंदर, नहीं, सॉरी। छोटे जब आप थे, जब आपने इसको ज्वाइन किया था, जी तो उस वक्त कोई पाकिस्तानी जी, मैं लेवल? वहीं से आपको स्टार्ट 2004 में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो एडमिशन क्लब में ट्रेनिंग के शायद 2 से 3 महीने बाद ही जो है हमारी एक छोटी सी क्लब चैम्पियनशिप थी। तो मेरे कोच ने बोला कि यार आप भी खेल लो, ठीक है ना। बट जूनियर्स की थी, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। बट वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पे पता लगा कि हम जूनियर हैं, वो सीनियर थे सारे। अच्छा। तो मैं येलो बेल्ट था और मेरा मुकाबला ग्रीन बेल्ट से था। तो मैंने सर की तरफ देखा, मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है? अच्छा, हम उस वक्त खेलते थे स्पोर्ट्स कराटे, टच सिस्टम हो रहा था, और वो लोग खेल रहे थे फुल बॉडी कांटेक्ट, फुल हार्ड हिटिंग। तो मेरे कोच को बोला, मैंने कहा सर ये क्या हुआ? सर ने बोला अब तो आ गए, जंग में उतर गए, अब तो लड़ना तो है। तो उन्होंने कहा कि बस जो आता है बस अप्लाई करो, जो सिखाया बस मारो। और वो वहाँ पे मैंने मारा, उनको जीता उस कंपटीशन को। तो वहाँ से जो है ना एक जो स्टार्ट हो गई, वो पहला ज़िंदगी का इवेंट था। वो एक छत के ऊपर था, एक छोटा सा इवेंट था। उसके बाद फिर वो क्लब इवेंट, फिर उसके बाद कराची इवेंट, फिर उसके बाद सेन, फिर नेशनल, फिर इस तरह वो चीज़ें चलती रही। हाँ, अलबत्ता जो पहली नेशनल खेली थी वो मैंने 2008 के अंदर खेली थी, कराटे की नेशनल थी। उसके बाद 2009 के अंदर मैं जुजित्सु में आ गया था, जुजित्सु की नेशनल खेली थी। और फिर 2010 में पहला इंटरनेशनल मुकाबला खेला था ईरान के अंदर, एशियन चैम्पियनशिप। और उसके अंदर पहली बार ही इंटरनेशनल खेला और पहली बार ही एशिया के अंदर गोल्ड मेडल हासिल। वेरी गुड माशा। कितने गोल्ड मेडल आपने हासिल किए जब? मेरे पास एक रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने बैक टू बैक 3 एशिया के अंदर 3 गोल्ड मेडल लिए, यानी हैट्रिक मारी थी गोल्ड मेडल की। 2010, 2012 और 2014 के एशियन बीच गेम्स जो कि थाईलैंड में हुए थे, तो उसके अंदर भी मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। क्या कैफियत थी? पहला गोल्ड मेडल हासिल किया था तो पाकिस्तान का फ्लैग जब पहले मैं देखता था कि लोग खुशी के मोमेंट पे रोते क्यों हैं, टीवी पे जब देखता था कि मेडल पहनते हुए रोते क्यों हैं। तो जब मैं खड़ा हुआ और जब नेशनल एंथम बजा, तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए कि यार ये किसी और कंट्री के अंदर मेरी वजह से हमारे पाकिस्तान का नेशनल एंथम बज रहा है। तो वो कैफियत लफ्ज़ों से बयान नहीं की जा सकती, वो कैफियत अंदर ही होती है। आप ना चाहते हुए भी आपकी आंखों में आंसू होते हैं खुशी से, और आपका नेशनल एंथम है, आप प्राउड फील कर रहे होते हैं। जब पहला मेडल, गोल्ड मेडल जीता और जब आप पाकिस्तान आए तो क्या वो पजीराई मिली जो आपने वहाँ? तो बहुत आंखों से आंसू देखे हैं आपने, यहाँ लोगों ने इस्तकबाल किया उस टाइप का? ये एक कड़वा सच है कि जो हमारे जो स्पोर्ट्स है, मैं तमाम स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली माय स्पोर्ट्स, कि जो क्रिकेट से हट के जो भी स्पोर्ट्स है उसको कभी भी पजीराई पाकिस्तान में नहीं मिली। चाहे मुझे ऐसा लगता है कि मैं चांद से भी जो है वो कोई मेडल जीत कर आ जाऊँगा ना, उसके बाद भी शायद हमारे हुकूमत या हमारे लोग जो है इसको वैल्यू नहीं देंगे।
तो ऐसा ही हुआ था जब पहली चैम्पियनशिप जीत के आए, कुछ मीडिया चैनल्स ने कवर किया, काफ़ी रिपोर्टिंग हुई, चीज़ें हुई, दैट्स इट, बस इससे ज़्यादा कोई खास किसी ने बुलाया नहीं, जैसे सिंध लेवल के ऊपर वज़ीर आला ने या किसी क्या कहते हैं मिनिस्टर ने क्या आपको बुला के कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया? पहले मुकाबले में मुझे हमारे मोहम्मद अली शाह साहब होते थे मिनिस्टर, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो उन्होंने हमें बुलाया था और उस दौर में मुझे याद है कि 30-30 हज़ार रुपये शायद प्राइज़ मनी भी दिए थे हमें, 30,000 या 35,000, मुझे ये याद नहीं है, बट इतना ही था अराउंड। और वही हमारा खर्चा हुआ था जो हम लोन लेके गए थे, और वो हमने उसको जो जैसे ही कैश करा के बैंक में चेक, और वो लोन हमारा अदा हो गया था। ये मोहम्मद अली शाह साहब की जो है वो एक वो थी। बाकी उसके अलावा किसी ने भी ना फेडरल लेवल पे ना किसी लेवल पे किसी ने भी कोई वजीरा नहीं दी। वहाँ जब गोल्ड मेडल की कहानी चल रही थी और आप माशाल्लाह मुकाबले में हिस्सा ले रहे थे और दूसरे ममालिक के लोग भी आते थे, उनके जो क्या कहते खिलाड़ी होते थे, उनको जो पजीराई मिल रही होती थी, उनके कोच, इनकी सारी चीज़ें, तो वो एहसास कमतरी आता था जहन के अंदर, यार इनको कैसा सपोर्ट है, इनको कैसा वो है, ये देखिए, चीज़ें जहन में एहसास कमतरी तो मैं कहता हूँ गुनाह है, करना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि ये फील तो होता है कि आप मैं आपको छोटा सा वाक़या बताऊं कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड गेम्स में हम सेलेक्ट हुए, मैं और मेरा पार्टनर मोहम्मद अम्मार, क्योंकि हम टीम इवेंट में थे। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, बहुत मुश्किलों से पहुँचे, वीज़ा प्रोसेस था, पोलैंड जाना था, यूरोप था, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी यूरोप के लिए, तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है प्लेयर्स अक्सर स्लिप हो जाते हैं वहाँ पे। हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी थी, हमें भी बहुत से लोगों ने बोला, दोस्त थे कुछ जर्मनी में, बोला आ जाओ यहीं पर ही रह जाओ, बट मैंने कहा नहीं यार, अगर आज हम स्लिप हो गए कल कोई भी नहीं जा सकेगा। तो मुखलिसी थी मुल्क के साथ, हमेशा आज भी है और हमेशा रहेगी। तो उस दौर में मैं जब 2017 में हम जब गए ना, तो वहाँ पे मैं और वो खाली मेरे पार्टनर थे, ना कोच था ना मैनेजर था। तो जब हमने देखा एक बेल्जियम की टीम थी, हमारे दोस्त था उसमें बेल्जियम का, तो उसने पूछा कि तुम लोग आए हुए हो, तुम्हारी टीम कहाँ है? तो हमने कहा हम दो ही आए हुए। तो बोला तुम्हारा वेयर इज़ योर कोच एंड मैनेजर? तो हमने कहा वी डोंट हैव एनी कोच एंड वी डोंट हैव एनी मैनेजर बिकॉज वी डोंट हैव अ फंड्स, क्योंकि वो हम अपने पैसों पे गए थे, हम गेम्स में अपने पैसों पे गए थे, गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया था। तो उन्होंने बोला यार, बोला कैसे खेलोगे बगैर कोच मैनेजर के? हमने कहा खेल लेंगे, क्या प्रॉब्लम, खेलना तो हमें, कोच मैनेजर थोड़ी खेलना है। तो वो शौक था उस बात पे कि बगैर कोच मैनेजर के भी इंसान खेल सकता है, यानी उनको कभी हैबिट ही नहीं थी इस चीज़ की, क्योंकि वो आते थे। उसने फिर बताया हमारी टीम का जो कंटिजेंट है उसमें हमारे 4 कोच हैं, दो मैनेजर्स हैं, और हमारे पूरी डॉक्टर की टीम है और फिजियोथेरेपिस्ट है, ताकि हमें इंजरी हो तो हमारी थेरेपी हो रही हो, हमारे अगर कोई बीमार हो जाए तो हमें डॉक्टर फ़ौरन ट्रीटमेंट करे। और वो अकॉर्डिंग टू वाडा के रूल्स, जो हमारी एक डोपिंग कमेटी है, उसके अंदर ये होता है कि आप हर दवाई नहीं खा सकते, कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो इलीगल होते हैं। तो वो उनके पास इतने सारे वसाइल थे, और फिर वो ऑफ कोर्स वो गोल्ड मेडल भी हुए, और हम जो है वो उसमें रह गए थे, हार गए थे। तो जाहिर सी बात है फील तो होता है, क्योंकि जब आप जाते हो बड़े इवेंट्स में और फिर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी, आपके पास मतलब कोई बंदा ही नहीं होता, तो आप क्या दूसरे फील कर रहे होते इस बात को कि यार ये बेचारे गरीब मुल्क से आ गए, ना इनके पास खोज है ना उनके पास मैनेजर है। मतलब आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इस पे ब्रेक लेके फिर आपकी तरफ आते हैं। नाज़रीन, लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक मतलब फिर फ़ख्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातनी आपको खुश आमदीद कहता है। अच्छी तलख बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, आप तो अपनी बात तो कह ही रहे हैं कि हमें ये महसूस हुआ, उन्होंने ये सोचा, तो यह हमारे मुल्क की इंसल्ट है ना कि वो लोग ये सोचते हैं कि ये गरीब मुल्क है, ये तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, या कुछ वो नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें अगर हमारे मुल्क सही तरीके से अपने स्पोर्ट्समैन को लेके चले
तो हमारे जो जितने भी है वज़रा वगैरह, ये इसके ऊपर भी काम हो सकता है। चले, ये तल्ख़ बातें तो चलती रहेगी, लेकिन ये बताएं कि आप खाने के अंदर आपकी कोई एहतियात होती है या इस हवाले से? देखिए, क्योंकि हम जब स्पोर्ट्स करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, जो स्पाइसेस होते हैं, जो मसाले जो होते हैं, वो बेसिकली आपके स्टेमिना को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। तो थोड़ा सा स्पाइसी खाना अवॉइड करते हैं हम लोग। उसके अलावा जो है जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें फ़ैट गेन करती है। फिर आप जब ट्रेनिंग करते हैं तो आप स्लो फील करते हैं अपने आप को, थोड़ा अनफिट सा फील करते हैं, सुस्ती सी आ रही होती है। तो ये चीज़ें बस अवॉइड करते हैं। जो डाइट प्लान है वो ये है कि आप प्रोटीन इनटेक, कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि जब अगर आप ट्रेनिंग अच्छी कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको लेने हैं, तो वो भी आपका फ्यूल है, प्रोटीन भी लेना है। तो ये सारी चीज़ें होती है, कैलकुलेटेड डाइट होती है, वो लेते हैं और चल जाता है। अभी आप खेल रहे हैं या अभी आपने, मेरे ख्याल में मैंने आपकी वो फाइल देख रहा था, सब चीज़ें देख रहा था, तो उसमें नेवी में भी आपने काम किया, आर्मी में भी काम किया, ये कर रहे हैं? देखिए, आर्मी को मैंने सिखाया था। आर्मी की जो कोर 5 की टीम थी, उसको जूडो की ट्रेनिंग मैंने दी थी। उनमें कुछ यूनिट्स थी, उनको जूडो की ट्रेनिंग मैंने दी थी। और फिर वो इंटर आर्मी का एक इवेंट होता है जूडो का, उसमें खेले। उसमें से कुछ बच्चे जो है जूडो के अंदर चले गए, कुछ को जो है जुजित्सु के जो है वो हमारे उस वक्त मेजर थे उनके, तो उन्होंने जो है उनको जुजित्सु की टीम में ले लिया, क्योंकि वो अच्छे थे, उनको फिर पॉलिश हुआ वो, और फिर वो और अच्छे हो गए। आज वो आर्मी की टीम से खेल रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स। तो वो उस वक्त मैंने आर्मी को सिखाया था एज अ कॉन्ट्रैक्टर, एज अ कोच। जो सिविलियन कोच वो हायर करते हैं, वो उनके साथ एक था। नेवी के अंदर मैं खुद जो था वो एज अ यूनिफॉर्म पर्सन हायर हुआ था, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि मैं नेवी की तरफ से खेला हूँ। दो ढाई साल मैं उसमें नेवी में रहा हूँ और उनकी तरफ से खेलता रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कुछ चीज़ें ऐसी गुजरी उनकी अथॉरिटी की तरफ से, जो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ चीज़ों को। बट तो फिर मैंने जो है वो वहाँ से उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे रिज़ाइन दे दे। देखिए, हमारे पाकिस्तान के अंदर एक एथलेटिक्स के हवाले से गोल्ड मेडल हासिल किया, उसको बड़ी पजीराई मिली। कहीं ऐसा तो नहीं ये कमज़ोरी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हाईलाइट नहीं हुए, इस वजह से आप इतने ऊपर नहीं आए, ये वजह तो नहीं? देखिए, एथलेटिक्स में भी आउटस्टैंडिंग चीज़ के ऊपर हाईलाइशन मिली है। जो अरशद नदीम ने जो रिकॉर्ड किया है, वो 76 साल के हमारी हिस्ट्री के अंदर पहला गोल्ड मेडल है इंडिविजुअल उस पर। तो वो आउटस्टैंडिंग है। अगर उसके ऊपर भी उसको अगर हाईलाइशन नहीं मिलती तो हमारी शर्मिंदगी की बात होती हमारी मिनिस्ट्रीज़ को और हमारे इदारों को, कि अगर वो उस पर भी हाईलाइट नहीं करते। उसको हाईलाइट किया, मीडिया ने किया, और जितने भी इदारे हैं उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, उसको रिवॉर्ड्स मिले, जो कि बहुत अच्छी बात है, मिलने चाहिए। तो वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। लेकिन इससे नीचे लेवल पे भी, जैसे मैं वर्ल्ड का सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, तो कोई ये भी कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया का आप सेकंड नंबर पे अगर आ रहे हो, जहाँ पे 200 से ऊपर कंट्रीज़ हैं, और आपने सेकंड नंबर पे आपने जो है वो एक तमगा लिया हो, तो ये भी एक बड़ी बात है। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें मैं मीडिया को भी थोड़ा सा ब्लेम करूँगा, क्योंकि जब हम वर्ल्ड में जीत कर आए थे, मैं और अम्मार, तो उस वक्त जो है जब एयरपोर्ट पे पहुँचे थे, तो क्रिकेट की टीम कोई मैच हार के पहुँची थी उसी दिन ही। सेम हमारी आगे पीछे फ्लाइट्स थी, तो सारा मीडिया उसको कवर करने के लिए बिज़ी था। तो जब हमने देखा, हमने बोला यार, हमारी तो बात हुई थी कि मीडिया आएगा, बट हम पहुँचे तो मीडिया तो था नहीं। तो हमने उनसे जब एक मीडिया पर्सन से बात की कि यार ये हम वेट करें, क्या करें? कह रहे यार वो क्रिकेट की टीम आई हुई है, वो हार के जो आई हुई है ना, तो वो सारा मीडिया वहाँ पे बिज़ी हो गया, तो अभी वो लोग कोई भी नहीं आ सकता। तो बड़ी अफसोस हुआ था हमें कि यार ये तो मतलब जो जीत कर आया उसको कोई पसीना नहीं मिल रही, और जो हार के आया उसके पीछे सारा मीडिया भाग रहा है। तो ये एक हमारा एक डार्क साइड है हमारे मीडिया साइड पे भी, हमारी अथॉरिटीज़ की तरफ से भी। तो इसके ऊपर एक पॉलिसी होनी चाहिए, और इसके ऊपर बाकायदा क्योंकि मैं कुछ चीज़ों के साथ इन्वॉल्व भी हूँ, मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी और चीज़ों के साथ, तो उसमें अब बाकायदा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है, और उनके प्रॉपर प्लेटफॉर्म बने हुए हैं अदर स्पोर्ट्स के लिए, नॉट
क्रिकेट इज़ डिफरेंट बोर्ड एंड पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड इज़ डिफरेंट बोर्ड। तो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और की जो वर्किंग है अभी इस वक्त जो इनिशिएट्स हैं उसके अंदर ये भी एक इनिशिएट है कि वो सोशल मीडिया को की जो इन्फॉर्मेशन है वो सब तक पहुंचाएं ताकि हर स्पोर्ट्समैन भी हाईलाइट हो सोशल मीडिया पे। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर तो आप बिल्कुल बात कर रहे हैं और मैं ये भी कहूँगा कि इस वक्त जो आप खेल ही रहे हैं या रेफरी वाले प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, सिखाने वाले प्लेटफॉर्म पे आ गए और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी आप मुकाबलों में हिस्सा दिलवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए मेरा इरादा तो था इस दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने का, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं खुद रेफरी भी हूँ वहाँ पे, तो अभी फ़िलहाल जो है वो इस वाले कैरियर के ऊपर थोड़ा इंटरनेशनली फोकस कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो नहीं खेल रहा, एक पॉज आया हुआ है पिछले 2.5-3 साल से, 2 साल हो गए। मतलब 2023 के अंदर मैं नेशनल गोल्ड हुआ था और 2022 में मैंने इंटरनेशनल खेला था। उसके बाद मैंने इंटरनेशनल नहीं खेला क्योंकि फिर मैं लाइसेंस होल्डर हो गया। उसके बाद फिर इवेंट्स में जा रहा हूँ, एज अ रेफरी जा रहा हूँ उनकी तरफ से, जिजिट्सु एशियन यूनियन की तरफ से। तो अभी फ़िलहाल तो जो है वो खेल अभी आप कौन से पाकिस्तान दुनिया के कौन से मुकाबलों में रेफरी बन चुके हैं, या बन रहे हैं, या बनेंगे, या और भी मज़ीद? देखिए मैं एशियन कॉन्टिनेंटल रेफरी हूँ और जितने भी एशिया के जो इवेंट्स होते हैं, चाहे वो एशियन चैम्पियनशिप हो, चाहे वो एशियन यूथ चैम्पियनशिप हो, रिसेंटली अभी बिग अचीवमेंट मेरे लिए ये थी लाइफ की एज अ रेफरी, तो ये थी कि अभी मैं एशियन यूथ गेम्स में गया था बहरीन में, जिसमें मैं वाहिद जो है वो पाकिस्तान की तरफ से टेक्निकल ऑफिसर इनवाइटेड बाय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, वहाँ से मुझे इनवाइट आया था और मैं उधर जो आके एमएमए के एक इवेंट के अंदर जो कि एशियन एमएमए एसोसिएशन है हमारी, उसकी इवेंट के अंदर जो है वो मैंने रेफरीशिप की थी अभी। आप क्या समझते हैं इस जो आपकी फील्ड का है, यानी जो आप जिसके अंदर मुकाबले करा रहे हैं, इसका कोई मुस्तकबिल है? अगर यूथ आना चाहती है तो इसका क्या मुस्तकबिल है? देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, लोगों को अवेयरनेस नहीं, स्पेशली कराची वालों को अवेयरनेस नहीं है। उसकी वजह यह है कराची में स्पोर्ट्स इतना पॉपुलैरिटी से नहीं खेला जाता। जैसे मैंने आपको मेमनों की भी बात बताई ना, अब तो मेमन बहुत सारे इवेंट्स करा रहे हैं, कर रहे हैं। इवेंट्स इज़ डिफरेंट थिंग, सिखाना और एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना इज़ डिफरेंट थिंग। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिलीव करता हूँ। जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, प्लेयर नहीं बनेगा। आप खिला रहे हैं, क्रिकेट ऐसा गेम है गली के अंदर भी खेल के बंदा सीख जाता है। आप क्रिकेट खिला रहे हैं, फुटबॉल खिला रहे हैं, दैट्स इट। मगर ये बच्चे जो है वो इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल के प्लेयर्स के सामने कम्पीट नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप सिखा नहीं रहे बेसिकली। तो यही चीज़ है कि हम जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बेसिकली, और इंशाल्लाह जो है मेरी तो कोशिश यही है कि मैं इसके ऊपर काम करूं। और मेरा अपना एक एकेडमी है, डी मार्शल आर्ट फिटनेस स्टूडियो, वहाँ पे मैं सिखा भी रहा हूँ। स्पेशली मेमन बच्चे मेरे पास बहुत आ रहे हैं क्योंकि वो मेमन एरिया के अंदर ही खोला गया और उसके अंदर जो है वो ट्रेनिंग्स चल रही हैं। मज़े की बात बताऊँ, अभी रिसेंटली इस साल के अंदर ही हमारे 4 छोटे बच्चे मेमन जो कि 12-13 साल की एज के, वो एशियन चैम्पियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, जिसमें से 3 बच्चों ने ब्रॉन्ज मेडल लिया था और चारों अलग अलग जमात के थे। एक जेतपुर जमात का, पाकिस्तान मेमन जमात, मोरबी डंकारा और इस तरह एक और जमात। तो ये चारों अलग अलग जमात के थे और इन्होंने जो है वो पाकिस्तान का लिए पार्टिसिपेट भी किया और वहाँ से मेडल भी लिया। बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है तो माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाना है हमें, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक मतलब फिर फ़क्र पाकिस्तान के अंदर आपका मेज़बान सलीम सातनी आपको उसी मोहब्बत के साथ खुशामदीद कहता है। अच्छा, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था, और ये फेडरेशन भी है आपकी कोई इसकी जो आपके जो मुकाबले हो रहे हैं? या जी देखिए, जुजित्सु जो है ना बेसिकली हमारा पाकिस्तान जुजित्सु फेडरेशन है उसकी, जो कि जो पाकिस्तान के अंदर
पिछले 30 से 35 साल से जो है वो वर्क कर रही है। और इसमें जो है वो जो कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक के साथ एफिलेटेड भी है, ठीक है ना। अभी से नहीं, काफ़ी सालों से एफिलेटेड है, तभी हम जो है वो इंटरनेशनल इवेंट्स में भी जाते हैं। और हम जो है इंटरनेशनल इवेंट्स में विदाउट पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की एनओसी के नहीं जा सकते, अच्छा। जो कि पॉलिसी है, जो एफिलेटेड यूनिट्स हैं वो एनओसी लेगी। और वो वर्किंग कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रही है। हमारे जो चेयरमैन है शान खलील अहमद खान साहब, बेसिकली वो हमारे ग्रैंड मास्टर भी हैं, फाउंडर भी हैं जिजित्सो के। तो उनकी यही, ये क्या कहते हैं, ये उनकी काविशें हैं जिसकी वजह से लगाए हुए हम उनके पौधे हैं बेसिकली, और उनकी वजह से जो है आज हम इस मकाम पर हैं। और इसके अलावा जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर तारिक अली साहब, वो बेसिकली मेरे टीचर भी हैं। तो वो क्या कहते हैं जुजित्सु में काफ़ी सालों से वो भी वर्किंग कर रहे हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे जो सही तरीके से हमने जो टेक ओवर किया है चीज़ों को, तो वो सर तारिक अली साहब की एफ़र्ट्स है उसमें, कि उसमें जो है वो मुझे भी उन्होंने ही कोर्स में इंट्रोड्यूस कराया कि आप जाओ कोर्स करो। सर खलील अहमद खान साहब की फुल सपोर्ट थी, यानी फेडरेशन की फुल सपोर्ट है, उनका करम है पूरा, तब जाके ही एक प्लेयर भी बनता है और एक ऑफिशियल भी वहाँ पे बनता है। इसका कोई क्या कहते हैं फ़ायदा, इसका कुछ फ़ायदा है अगर ये अवेयरनेस के हवाले से बात करूं, इस फील्ड में जो बच्चे आना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ बताएं, ताकि पता तो चले जो दूर दूर हैं वो करीब भी आ जाए। और पाकिस्तान के कितने सूबों के अंदर ये गेम खेला जा रहा है, उसके अंदर कोई पजीराई है या खामोश एक ही जगहों पे चल रहा है? देखिए, कराची वालों को अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की कि जो स्पोर्ट्स होती है ना, हर स्पोर्ट्स की यूनिट्स भी होती है, ठीक है ना। जैसे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वापडा है। मैं खुद पाकिस्तान वापडा को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं खुद गवर्नमेंट जॉब है मेरी पाकिस्तान वापडा में, और मैं पाकिस्तान वापडा की तरफ से खेल रहा हूँ पिछले कई साल से, पिछले 8-9 साल हो गए मुझे। उसके अलावा मेरे जूनियर्स, मेरे साथी सब पाकिस्तान वापडा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे पहले हम नेवी में भी थे कुछ लोग। तो ये जॉब्स हैं प्रॉपर, ठीक है। अगर आप इसको कैरियर भी बनाना चाहते हैं तो ये कैरियर भी है। ये कराची वालों को इसलिए नहीं पता क्योंकि कराची में स्पोर्ट्स का रुझान नहीं है। पंजाब वालों को फुल पता है, पंजाब के ज़्यादा लोग हैं अच्छा। डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि वहाँ पे कल्चर है स्पोर्ट्स का, वहाँ पे ये यूनिट्स हैं, सबको पता है। हर कोच, हर क्लब से जो है 4 लड़के जो है डिपार्टमेंट में है, तो उनको पता है कि हमारे लड़के खेलेंगे तो डिपार्टमेंट में जाएंगे। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ। और रही बात हमारे जो कितने लोग कौन कौन से सूबे खेल रहे हैं, हमारे जो जुजित्सु है वो पूरे पाकिस्तान में खेली जाती है। सारे सूबे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सारी यूनिट्स पार्टिसिपेट करती है। यूनिट्स में आर्मी की टीम है, नेवी की टीम है, पुलिस की टीम है, वापडा की टीम है, ठीक है, एयरफोर्स की टीम है। ये सब टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करती है। अभी हमारी जो है वो वेरी सून हमारी एक गुजरांवाला में अगले महीने नेशनल चैम्पियनशिप, जिसमें ये सारी यूनिट्स पार्टिसिपेट भी करेंगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अभी हमारे एक हफ्ते पहले ही जो है वो जिजित्सु के प्लेयर्स जो है इस्लामिक गेम्स में भी पार्टिसिपेट करके आए हैं, जिसमें हमारे बच्चे जो है क्वालिफाइंग राउंड्स पार करके क्वार्टर फाइनल्स तक गए हैं। अनफॉर्चुनेटली वो रह गए, जीते नहीं, बट ये है कि ये एक नया एक आगाज़ है कि नए जो बच्चे हैं वो भी जा रहे हैं क्या इंटरनेशनल मैंने आपसे ये सवाल किया कि इसका मुस्तकबिल क्या है, मतलब इससे क्या फ़ायदा अगर इस फील्ड में आएंगे तो बच्चे के हवाले से? देखिए, मैं आपको मुस्तकबिल, आपको जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट जॉब्स है ये, ठीक है ना। हर बंदा चाहता है कि यार मेरी एक गवर्नमेंट जॉब हो ताकि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो जब आपकी गवर्नमेंट जॉब्स इसमें है, अगर आप एक नेशनल लेवल के, अगर आपने नेशनल में गोल्ड मेडल लिया है तो ये डेफिनेटली 100% है, आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट हायर कर लेगा। हायर मीन्स ये होता है कि कभी कभी आप अपनी डिमांड्स पे जाते हो, कभी कभी देखिए आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई बकौल आपके के हमको वो पजीराई नहीं मिली, जो क्या कहते हैं एशियन लेवल के ऊपर खेलने के लिए गए, वर्ल्ड के ऊपर खेलने के लिए गए, बगैर कोच के गए, वो सारी चीज़ें हुई, मीडिया ने कवर नहीं किया। क्या आप के जो ये शिकवे शिकायत है इसका अजाला कैसे किया जाए कि अब जो है क्या करना चाहिए, हुकूमत को कैसे सपोर्ट करनी चाहिए? देखिए, अब जो है ना काफ़ी स्पोर्ट्स के क्योंकि जो नए आने वाले हैं उनके लिए भी थोड़ी सी जो है अब जो है ना, अब काफ़ी स्पोर्ट्स पे पॉलिसी बन गई। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपने मुझे भी कहीं से ढूंढ के बुलाया है ना, तो इसलिए हर मीडिया जो है वो स्पोर्ट्समैन को बुला रहा है और उसको हाईलाइट भी कर रहा है।
अब वो टाइम नहीं रहा, मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ। अब सोशल मीडिया का दौर है। अगर अगर कोई आपको हाईलाइट नहीं भी कर रहा, आप सोशल मीडिया यूज़ करें, आप पोस्ट लगाएं, आप चीज़ें करें, आप खुद ब खुद जो है वो मंजर आम पे आ जाएंगे। क्योंकि अब चीज़ें आसान हो गई है। पहले चीज़ें सिर्फ एक मीडिया होता था, चैनल्स होते थे। अब सोशल मीडिया पे एक सौ एक हज़ार चैनल्स हैं जो आपको हाईलाइट करेंगे। तो अब चीज़ें डिफरेंट हो गई है। दूसरी बात ये जो मिनिस्ट्री लेवल पे भी जो चीज़ें हैं, जो वहाँ पे भी बहुत अच्छी वर्किंग हो रही है स्पोर्ट्स के ऊपर। बाकायदा मैं अभी कल जो है वो मरियम नवाज़ का जो है वो सुन रहा था कि उन्होंने पंजाब के अंदर स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है कि हर ग्राउंड्स को आबाद किया जाए, उसमें स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग की जाए और हर महीने स्पोर्ट्स के इवेंट्स कराए जाए। तो इट्स मीन ये बड़ी अपॉर्चुनिटी। और ऐसे ही सिंध में जो सरदार बख्श खान मेहर साहब जो है वो भी जो है उसके ऊपर काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं। हर महीने कोई ना कोई इवेंट है जो कि सिंध मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के खाते में है। और जो है वो सरदार साहब, क्योंकि ही इज़ वेरी यंग, आप आई डोंट नो आप मिले हैं नहीं मिले, बट ही इज़ वेरी यंग और उनका विज़न बड़ा अच्छा है और वो उसके ऊपर काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सरदार साहब ही रहे, ठीक है ना, तो जो है वो इंशाल्लाह 2-3 साल के अंदर जो है हमारी सिंध की जो स्पोर्ट्स है उसके भी जो है बैकबोन बहुत सीधी हो जाएगी। और हमें भी ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार बोलने की कि यार हमें पजीराई नहीं मिल रही, वो खुद पजीराई करवा रहे होंगे हर बंदे की। यूथ को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अगर हम अपनी बरादरी लेवल के ऊपर भी बात करें, नौजवानों के लेवल पे भी बात करें, सियासत के हवाले से यूथ सियासत को, क्योंकि आप लोग तो स्पोर्ट्स के हवाले से आपने किसी एक का भी नाम ले लिया तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ठीक है आप उसके ऊपर जा रहे हैं, यूथ को आप क्या मैसेज देंगे, यूथ को आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, यूथ को मेरा एक ही पैगाम है कि नेगेटिविटी दिमाग से निकाल दो। सक्सेस, अगर हम शिकायतें करते रहेंगे ना तो हम सक्सेस नहीं होंगे। मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था, एक बहुत बड़े वो भी एथलीट बैठे हुए थे मेरे सामने, इंटरनेशनल प्लेयर थे। और मैंने उस चैनल पे बोला कि मैंने यही बात जब करी तो उन्होंने बोला यार ये क्या बात कर दी आपने कि यार वो बच्चे खुद करें, ये तो फिर कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा। मैंने कहा बोलने से कर रहे हैं। मैंने कहा जब बोलने से नहीं कर रहे तो हमें जो है वो ओहदेदारान को हिलाने की फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कर नहीं रहे। तो हमें हमारी जनरेशन को ये सिखाना है कि आपने करना किस तरह है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि अपने वसाइल खुद बनाएं। जब आप मायूसी नहीं हो, और मायूसी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, आप अपने वसाइल खुद बनाएं। आप इंटरनेशनल अगर जाना चाह रहे हैं, स्पॉन्सर ढूंढें। लोग करते हैं स्पॉन्सर, ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज या सारे ऑनर्स आपको भगा देंगे। आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको एक नेटवर्क बनाने में एफर्ट करनी पड़ेगी। एक बार बन जाएगा, यकीन माने मैं बच्चों के लिए मैं अब खुद तो नहीं खेल रहा, लेकिन मैं बच्चों के लिए कॉल करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे HMR है, हसनैन भाई को कॉल करता हूँ कि हसनैन भाई ऐसे, तो वो बोलते हैं यार ले जाओ, कोई मसला नहीं है। एक बच्चा उनकी तरफ से स्पॉन्सर हो गया, एक बच्चा किसी और की तरफ से स्पॉन्सर हो गया। रऊफ़ ईसा साहब है, आपका या पुलानी साहब है, पुलानी वाले। ये जो लोग हैं ये मतलब ये अब मेरे कॉल्स पर है। मैं जाता हूँ, मैं इनको प्रपोजल देता हूँ कि यार बच्चा करना, एक बच्चा सब पकड़ लेते हो जाता है काम। तो मैं कहता हूँ अपने वसाइल खुद बनाओ। अगर मैं ये काम गवर्नमेंट में जाऊँ, जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास इतनी सारी फेडरेशन है, वो केस चल देगा, 1 साल लगेगा उधर तक पहुँचने में, जब तक इवेंट निकल जाएगा। अच्छा, आखिरी में कोई एक या दो जुमलों का कोई मैसेज क्या देंगे? मेरा मैसेज यही है कि क्विट इज़ अ वेरी इजी जॉब, कि मैं हार मानता हूँ। ये बहुत आसान काम है और जो हारते नहीं हैं, लगे रहते हैं, अल्लाह उन्हीं को कामयाब करता है। बहुत शुक्रिया अबू रिज़ा, आप हमारे इस प्रोग्राम की ज़ीनत बने। और नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और हमारी कोशिश यही होती है कि हम उन लोगों को हाईलाइट करें, उन लोगों को आगे एक्सपोज करें जो हमारे पाकिस्तान की शान है और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि अपने अंदर भी वो दर्द रखते हैं, अपने अंदर भी वो जोश रखते हैं, अपने अंदर भी अपने मुल्क से मोहब्बत का जज्बा रखते हैं। नाज़रीन, अमूमन हमने देखा जिस तरीके से अबू हुरैरा से बात हुई, थोड़ा थोड़ा सा गमगीन भी होता रहा माहौल, कि ऐसे लोग भी जो इस फील्ड में आए
जिन्हें हुकूमती सतह पर या कहीं भी किसी जगह पे भी जो है ना बहुत सारी मायूसी का दिन देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जस्तजू से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से और अपने अंदर एक वो हिम्मत पैदा करके किसी तरीके से भी उस मुकाबले में पहुँचे और उस मुकाबले को विन करके ये दिखाया कि अल्लाह के फजल करम से अगर हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का जो हमारे दिलों के अंदर जो हमारे में खून है वो जीत का खून है। और इस हवाले से इन्होंने अपने मुल्क के परचम को रोशन किया और उस मायूसी को अपने ऊपर नहीं तारी होने दिया और अपनी जस्तजू के साथ के अपने अपने आप को इस काबिल किया कि हम जो है सब कुछ कर सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि अब हुकूमती सतह के ऊपर अब थोड़ी थोड़ी सपोर्ट भी होनी लगी है। तो मैं कहता हूँ कि अगर हम अपने माजी को देखते हुए कि अगर उन्होंने पजीराई नहीं दी और उन्होंने वो गलती की और उन्होंने वो एहसास नहीं किया, लेकिन अभी भी वक्त गुजरा नहीं है। अभी भी हमें अपने यूथ को, अपने उन टैलेंट को, अपने उन लोगों को जो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो इस मुल्क के लिए अपना परचम को रोशनास कराना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर अपने परचम का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनको साथ सपोर्ट करें और उनके साथ मिलकर जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करने के अंदर अपना अहम तरीन किरदार अदा करें और अपने अपने हिस्से का काम करें। तो इंशाअल्लाह ताला जो ये मायूसी की एक फ़िज़ा है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो स्पोर्ट्समैन के अंदर जो जज्बा है वो और मज़ीद उभर कर सामने आएगा। और हमारे ये जो स्पोर्ट्समैन हैं, हमारे जितने भी लोग जो इस दलदल के अंदर फंसे हुए, जो मायूसी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारे, वो एक बेहतरीन मुस्तकबिल और एक बेहतरीन पाकिस्तान के लिए सोचेंगे और सोच भी रहे हैं। क्यों ना सोचे कि मेरा वतन है तो हमें वो इज़्ज़त है, मुकाम है और हर चीज़ है। मैं मुतमईन हूँ अगरचे ख़राब है माहौल, मैं मुतमईन हूँ अगरचे ख़राब है माहौल, फ़िज़ा के बाद का मौसम बाहर होता। दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को, वतन अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।